मार्च 2019 पुलिस को एक कॉल आता है जिसमें ये पता चलता है कि किसी अनजान शहर में एक लड़की का शव मिला है और शरीर के बॉडी पार्ट भी किसी न किसी चीज से अलग अलग किए गए हैं। पुलिस तुरंत ही इस केस को एक्सेप्ट कर लेती है और फौरन ही पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो रिजल्ट आता है उसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सब लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये छोटी सी लड़की कौन सी गलती कर देती है जो कि इसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है। बात करें लड़की की उम्र की तो वह केवल 16 साल की थी। मतलब आप जरा सोच कर देखिए आखिर वह लड़की कितना दर्द सही होगी। और यहीं से सारा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर वह 16 साल की लड़की ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसको इतनी बेरहम तरीके से मारा गया। यह पूरी कहानी शुरू होती है फिलीपीन के एक लापू लापू शहर से, जहां पर लूडा सिल्वा नाम की एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी, क्योंकि उसका हस्बैंड के साथ 13 साल पहले ही डिवोर्स हो चुका था। उनमें से सबसे बड़ी बेटी लुसिलिन सिल्वन वहां के एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी और दूसरी बेटी क्रिस्टीन ली उस समय के अंतराल में 9th क्लास में पढ़ रही थी और उसकी उम्र केवल 16 साल थी। क्रिस्टीन एक जिम्मेदार और भरोसेमंद लड़की होने के साथ साथ वह अपने धर्म और कर्म पर भी विश्वास रखती थी, इसीलिए वह अपने पास के ही एक चर्च सीक्रेट हार्ट पेरिश चर्च में जाया करती थी। क्रिस्टीन स्कूल से आने के बाद तकरीबन 6 से 7 बजे तक वह अपने घर आ जाया करती थी। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे समय बीतता गया। 10 मार्च 2019 यह दिन क्रिस्टीन ली का आखिरी दिन था। हालांकि उस दिन संडे था, इसीलिए क्रिस्टीन अपने माँ के साथ घर में काम कर रही थी और जब चर्च जाने का समय होता है तो अपने माँ को कहती है कि मैं चर्च जा रही हूँ और फिर क्रिस्टीन ली चर्च चली जाती है। उसकी माँ भी घर के इधर उधर काम करने लगती है और फिर देखते ही देखते 7 बज जाते हैं। फिर उसकी माँ यह नोटिस करती है कि उसकी बेटी क्रिस्टीन ली अभी तक घर पर नहीं आई है। यह देखकर उसकी थोड़ी सी चिंता बढ़ गई, क्योंकि वह जिस शहर में रह रहे थे यानी लापू लापू शहर में, वहां पर चोरी, डकैती, ड्रग डीलिंग और मर्डर जैसे क्राइम भी होते थे। हालांकि क्रिस्टीन का आने का थोड़ा और इंतजार किया जाता है, लेकिन इंतजार करते करते 7 से 8 बज जाते हैं, लेकिन क्रिस्टीन ली अभी तक भी घर पर नहीं आई थी और इसी कारण उसकी माँ की ओवर थिंकिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है और बिना देरी किए वह उसी चर्च में चली जाती है, यह उम्मीद लेकर कि शायद क्रिस्टीन अभी वहीं पर होगी। लेकिन दोस्तों वहां ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहां जाने के बाद वह देखती है कि क्रिस्टीन वहां पर मौजूद नहीं होती है और रिकॉर्ड चेक करने के बाद और इधर उधर से लोगों से पूछने के बाद ये पता चलता है कि क्रिस्टीन शाम के 6 बजे ही वहां से चली गई है। फिर वो निराश होकर इस उम्मीद से घर लौटना शुरू करती है कि शायद क्रिस्टीन उसे रास्ते में कहीं मिल जाए या फिर वह घर पर चली गई होगी। अब रास्ते में क्रिस्टीन तो नहीं मिलती है, लेकिन उसका एक दोस्त मिलती है जो कि उसके साथ रोज चर्च में जाया करती थी। जब उसकी माँ ने ये पूछा कि क्रिस्टीन कहाँ पर है, तब वह कहती है कि हम दोनों चर्च से 6 बजे शाम को ही बाहर निकल गए थे। हालांकि मुझे कोई जरूरी काम की वजह से दोबारा चर्च में आना पड़ा, लेकिन जब मैं आई तो वहां पर क्रिस्टीन नहीं थी। इसीलिए मेरे लिए ये बताना मुश्किल होगा कि आखिर क्रिस्टीन चर्च से बाहर किस ओर गई है। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद उसकी माँ को इतना तो शक हो गया कि उसकी बेटी किसी मुसीबत में है या फिर उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और घर पहुंचकर वह अपने परिवार और अपने पड़ोसियों को इसके बारे में सब कुछ बताती है। अब उसके जितने भी पड़ोसी लोग हैं वो उसकी तलाश में लग जाते हैं। काफी तलाश करने के बाद जब क्रिस्टीन का कुछ अता पता नहीं चलता है, तब उसकी माँ फिलीपीन पुलिस के पास जाती है और वहाँ पर पूरा मामला बहुत ही अच्छे से बताती है। पुलिस वाले भी तुरंत हरकत में आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों फिलीपीन पुलिस की यहाँ पर थोड़ी सी गलती ये थी कि वे वहीं पर तलाश करना शुरू करते हैं जहाँ पर आस पड़ोसियों के लोग पहले से ही उस जगह को तलाश कर चुके थे। वहीं पर जांच पड़ताल करने के बाद जब पुलिस वाले को क्रिस्टीन ली का कोई भी अता पता नहीं चलता, तो पुलिस वाले सीधे उसके परिवार से यह कह देते हैं कि अभी तक इतना छानबीन करने के बाद क्रिस्टीन का कोई भी अता पता नहीं चला है, तो अब हम अगले सुबह से उसका जांच पड़ताल करेंगे। अब बेचारी उसकी माँ भी करे तो क्या करे, वो भी हार मानकर घर लौट जाती है।
मायूसी थी चेहरे पर और एक उम्मीद भी थी कि शायद कल सुबह उसकी बेटी क्रिस्टीन घर लौट जाएगी, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। 11 मार्च 2019 को एक व्यक्ति एक खाली प्लाट से गुजर रहा था। पास जाकर जो उसने देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि वहां पर एक लड़की का लाश पड़ा है। इसके शरीर पर कुछ ढंग से अच्छे कपड़े भी नहीं थे। ये देखकर वह व्यक्ति सीधे ही पुलिस को इन्फॉर्म करता है। बिना देर किए पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। ठीक ढंग से चेहरा पहचान न आने के कारण वहां क्रिस्टीन की मां को बुलाया जाता है। अब क्रिस्टीन की मां को वहां पहुंचने में तनिक भी देर नहीं लगती है, क्योंकि वो जो खाली प्लाट था वो उसके घर के बैक साइड में था। जब क्रिस्टीन की मां वहां पहुंचकर जब उसकी बॉडी को देखती है तो वह देखती है कि उसके शरीर पर कपड़ा और उसका दिया हुआ ब्रेसलेट था, जो कि उसकी मां ने ही उसको तोहफे में दिया था। इतना सब देखकर उसकी मां ने यह पहचान लिया कि यह कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारा क्रिस्टीन ही है। फिलहाल तो उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। अब यहाँ पर पुलिस का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि कातिल को किसी भी तरह से पकड़ा जाए और क्रिस्टीन को जस्टिस दिया जाए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को एक व्यक्ति पे शक होता है जिसका नाम था जोन्स मार्टेल बवेनो। अब ये व्यक्ति वो होता है जो कि कुछ ही साल पहले एक और व्यक्ति की जान ली थी और उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन दोनों केस में काफी ज्यादा सिमिलरिटी देखने के बाद पुलिस वालों उसको कस्टडी में ले लेते हैं, पर पुलिस वालों के लाख कोशिशों के बावजूद भी जोन्स यही कहता है कि मैंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। जोन्स कहता है कि जब यह घटना हुआ तो मैं उसके आसपास बिल्कुल भी नहीं था और यहाँ पर पुलिस वालों को भी इसके समक्ष कोई भी सबूत नहीं मिलता है और हार करके पुलिस वालों को यहाँ पर जोन्स को छोड़ना ही पड़ता है। अब पुलिस वालों को इतना बड़ा नाकामयाब होते देख वहाँ के लोगों को और भी ज्यादा आक्रोश में देखने को मिलता है और यह आक्रोश धीरे धीरे लगातार बढ़ता ही जा रहा था और यहाँ तक कि लोग जस्टिस दिलाने के लिए धीरे धीरे सड़कों पर उतर गए थे और देखते ही देखते यह केस एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, जिसके चलते इस केस में नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। अब लगातार आगे की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को एक फुटेज मिल जाती है जिसमें देखा जाता है कि क्रिस्टीन किसी लड़के के साथ सड़क के किनारे घूमती हुई नजर आती है। अब उसकी मां के द्वारा क्रिस्टीन को तो पहचान लिया जाता है, लेकिन उसके बाजू में कौन लड़का चल रहा है उसको पहचान पाना मुश्किल हो गया था। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह थी कि जिस तरह से क्रिस्टीन उस लड़के के संग चल रही थी उससे यह तो साफ पता चल जाता है कि क्रिस्टीन उसके साथ बहुत ही घुली मिली हुई थी और क्रिस्टीन उसके साथ चलने में थोड़ा कंफर्ट फील कर रही है। खैर, इस फुटेज को देखने के बाद पुलिस वालों को तो ये पता नहीं चल पाया कि ये लड़का कौन है, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि इस लड़के के साथ में क्रिस्टीन कंफर्ट फील कर रही है। फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि वह लड़का क्रिस्टीन का एक फ्रेंड था, जिसके बाद उसको जिसका नाम जोन था उसको अभी अरेस्ट किया जाना था। उसकी माँ ये बताती है कि यह घटना को अंजाम कैसे दे सकता है, क्योंकि जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन यह मेरे साथ घर में काम कर रहा था। पर यहाँ पर पुलिस वालों किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि पुलिस वालों को इस केस को जल्दी से कंक्लूजन निकालना था। जिसके बाद उसको कस्टडी में लेकर पुलिस वाले उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं। पुलिस को लगा कि शायद ऐसा करने से वो सच बता देगा। वह बार बार कहता जा रहा था कि मैंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन पुलिस द्वारा बार बार टॉर्चर किए जाने पर वह अंत में सच उगल ही देता है और अंत में यह मान लेता है कि मैंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। उसी के बयान के आधार पर आगे चलकर 19 मार्च को फाइनली इस केस को बंद कर दिया जाता है। पर जिस तरीके से आपको यह बात समझ में आ रही है कि जोन ने जो बयान दिया था वह टॉर्चर से बचने के लिए कहा था और इसी तरीके से वहां के लोगों को और मीडिया को यह बात तो समझ में आ गई थी कि यह नाबालिग लड़का इतने बड़े कांड को अकेले तो नहीं कर सकता है। फिर काफी सारे मुद्दों को देखने के बाद उसके बयान को सीरियसली नहीं लिया गया। हालांकि पुलिस वालों के पास कोई सबूत तो था नहीं, सिर्फ उसका बयान ही था, इसीलिए पुलिस को आगे चलकर उसको छोड़ना पड़ता है और पुलिस वालों का हाथ एक बार फिर से खाली हो जाता है।
और वह उसी स्टेज पर पहुंच जाती है जहां से वह फिर से शुरू किए थे। 9 अप्रैल 2019 ये वो दिन था जब रेनाटो नाम का यह व्यक्ति, जिसकी उम्र 43 साल होती है। हालांकि पुलिस के नजरों में यह शुरू से ही था कुछ अलग अलग क्राइम के केस में, लेकिन 9 अप्रैल को यह फाइनली पुलिस के कस्टडी में आ जाता है। और ठीक 11 दिन बाद 20 अप्रैल को यह खुद से कॉन्फ्रेंस करता है कि मैंने ही क्रिस्टीन को मारा है। हालांकि देखा जाए तो पुलिस के पास उसके खिलाफ इस केस से रिलेटेड कोई सबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ही क्रिस्टीन को मारा है। अगर यह बयान नहीं देता तो यह कभी पकड़ा नहीं जाता, लेकिन नाटो ने सब खुद ही कॉन्फ्रेंस कर लिया था। फिर पुलिस वालों ने उससे सवाल किया कि आखिर तुम्हें जब कॉन्फ्रेंस करना ही था तो इतना लेट क्यों किए, पूरे 1 महीने बाद क्यों? तो फिर उसने बताया कि जब मुझे पता चला कि मेरे जुर्म की सजा किसी टीनेजर को मिल रही है तो मुझे अच्छा नहीं लगा और इसीलिए मैंने खुद से कॉन्फ्रेंस कर दिया। फिर उससे पूछा गया कि आखिर तुमने उसको इतनी बेरहमी से क्यों मारा, आखिर उस 16 साल की लड़की की ऐसी क्या ही गलती थी। रेनाटो ने बताया कि आज से 5 महीने पहले नवंबर 2018 में क्रिस्टीन ने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजा, क्योंकि इस आदमी ने फेसबुक पर अपनी नकली आईडी बनाकर, जिस पर इसकी उम्र 17 से 18 साल थी, इसीलिए क्रिस्टीन ने उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसके बाद दोनों में फ्रेंडशिप होता है और आगे की बातचीत शुरू हो जाती है। और 5 महीने लगातार बात करने के बाद उन दोनों ने फाइनली मिलने का फैसला किया। हालांकि यहाँ पर पहले भी उन लोगों का मिलने का फैसला किए थे, लेकिन किसी न किसी वजह से वो नहीं मिल पाए और तब जाकर उन्होंने 10 मार्च को मिलने का फैसला किया। 10 मार्च को क्रिस्टीन चर्च से शाम को 6 बजे बाहर निकल जाती है और रियान, जो कि क्रिस्टीन का फ्रेंड था, वह दोबारा से चर्च में जाता है। तो उसके बाद क्रिस्टीन उस लड़के से मिलने अकेले ही चली जाती है। क्रिस्टीन को लग रहा था कि वह लड़का 16-17 साल का होगा और बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट दिख रहा होगा। क्रिस्टीन मिलने वाले स्थान पर इधर उधर देख रही थी, तभी वह देखती है कि एक काफी उम्र का आदमी उसको हाथ मार रहा है और दोस्तों वो कोई नहीं बल्कि रेनाटो था। क्रिस्टीन कुछ समझ नहीं पाती है क्योंकि वह 16-17 साल के लड़के को ढूंढ रही है। वह सोचती है कि यह आदमी मुझे हाय हेलो क्यों कर रहा है। फिर रेनाटो क्रिस्टीन से कहता है कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो मैं ही हूँ। इतना सुनते ही क्रिस्टीन को बहुत ही गुस्सा आता है और इन दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है और क्रिस्टीन कहती है कि तुम चले जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें नहीं करनी। काफी ज्यादा बहसबाजी होने के बाद रेनाटो कहता है कि ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब इस टॉपिक पर बहुत ही ज्यादा बहसबाजी होती है और अंत में रेनाटो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। इतना सुनकर क्रिस्टीन बहुत ही गुस्सा हो जाती है। ऑफ कोर्स कोई भी लड़की ऐसी सुनेगी तो वह ऑफेंड तो होगी ही और क्रिस्टीन गुस्से में वहां से जाने लगती है। लेकिन रेनाटो कैंची वगैरह लेकर आया था। वह क्रिस्टीन का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर ही वार कर देता है। फिर घसीटते हुए उसे वह फील्ड में ले जाता है। वहां पर उसके साथ वह दुष्कर्म भी करता है और जब उसका मन नहीं भरा तो वह खुद के पास मौजूद हथियार को उसके प्राइवेट पार्ट में डालकर घुमाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। और फिर उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया ताकि उसका चेहरा कोई पहचान ना सके और उसके चेहरे के ऊपर की स्किन को हॉफली अलग भी कर दिया था। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, उसके दिमाग को खोलकर उसके अंदर भी तेजाब डाल दिया। अब इतना सब करने के बाद रेनाटो को जेल तो जाना ही था, लेकिन हैरानी की बात पता है क्या है? वहां के लॉ के हिसाब से किसी भी जुर्म के बावजूद भी उसको मौत की सजा नहीं सुनाई जाती थी। अब लोगों का आक्रोश ये था कि अपने लॉ को चेंज करो और उसे मौत की सजा सुनाओ। अब लॉ में चेंजेस होने ही थे कि इसी बीच रेनाटो ने खुद से ही अपने आप को खत्म कर लिया। अगर यहाँ पर क्रिस्टीन किसी दोस्त को साथ में ले जाकर वह उससे मिलने जाती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता।